हेलो दोस्तों। चलिए हम लोग इसमें बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य देखेंगे। ये डिस्कशन 14वां है। ये 14वां क्लास है फ्रेंड्स लूसेंट का। चलिए एक लाइव क्लास तो उससे पॉइंट टू पॉइंट निकाल के बता ही रहे हैं। चलिए क्लास चलिए ये हम शुरू से इसको कर रहे हैं पूरे लूसेंट बुक का। आइए बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य करेंगे इसमें लूसेंट जीके करके प्ले लिस्ट में पूरे वीडियो सभी है पिछले क्लास का, आप लोग जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में अगर नहीं देखे तो। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 17 जून 1757 सॉरी 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुए थे। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये सिराजुद्दौला और यहाँ रॉबर्ट क्लाइव। आइए, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। इसको फिर मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुंगेर नहीं, ये मुंगेर होता है, मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। वो जानता था कि ये अंग्रेज बहुत हरामी है, इसलिए वो मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी स्थानांतरित कर लिया था। बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध याद रखिए, कब? बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों व मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट आलम द्वितीय के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट आलम द्वितीय के बीच हुआ बक्सर का युद्ध 1764 में। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुंडो था। कौन था? हेक्टर मुंडो था। इसमें बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बनाया गया। 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। आइए, मुर्शिद कुली खां नवाब कब से कब रहा? 1713 से 27 तक रहा। शुजाउद्दीन 1727 से 39 तक रहा। सरफराज खां 1739 से 1740 तक रहा। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक। सिराजुद्दौला 1756 1757 तक। इसी बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में 23 जून। मीर जाफर 1757 से 1760 में फिर मीर कासिम को बना दिया, उसको हटाकर इसके दामाद को 1760 से 63 तक ये रहा। फिर मीर जाफर को फिर से बना दिया गया 1763 से 65 तक रहा। फिर निजाम उदौला 1765 से 66 तक। फिर सैफ उदौला 1766 से 70 तक। फिर मुबारक उदौला 1770 से 75 तक रहा। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक हैदर अली कब बना? 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गया। कब हो गया इसका? 1799 ईस्वी में हो गया। आइए इसमें देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 69 तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर 80 से 84 बारह हेस्टिंग्स गवर्नर था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 कॉर्नवालिस था उसमें गवर्नर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेलेस्ली उसमें गवर्नर था। बंगाल का शेर भी कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से खत्म हुआ 1759 में 69 में जो चला था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से खत्म हुआ, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलूर के संधि से, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मद्रास, दूसरा मंगलूर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम के। 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। आइए सिख एवं अंग्रेज, इसमें क्या संबंध रहा है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1796 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। ये लंगर किसने शुरू किया था? ये लंगर व्यवस्था ये गुरु नानक ने है। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किया। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। कहाँ हुआ था? करतारपुर में मृत्यु हो गया। गुरु अंगद फिर बने 1539 से 52 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु। इनका प्रारंभिक नाम लाहना था, याद रखिएगा। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लाहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? अंगद ने, याद रखिएगा। गुरुमुखी लिपि का आरंभ अंगद ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास हुए। नानक, अंगद, अमर, राम, फिर रामदास आता है। अमर 1552 से 74 ईस्वी तक रहते हैं। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अलग पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद बाल जाकर भेंट किया और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास, फिर ये अमरदास के बाद रामदास हुए। ये 74 से 81 सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। अमृतसर जलाशय नामक किसने खुदवाया था? रामदास ने। और अमृतनगर की भी स्थापना यही करवाया और अमृतनगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। याद रखिए, यहाँ से देखिए, गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? गुरु पद को पैतृक ये रामदास ने बनाया। किसने? रामदास, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गुरु पैतृक हो गया गुरु पद। गुरु अर्जुन, नानक, अंगद, अमर, राम, फिर आगे अर्जुन। गुरु अर्जुन ये 5वां सिखों के 5वें गुरु हुए 1581 से 1605 ईस्वी में। ये अर्जुन का ही हत्या किसने करवाया था? ये करवाया था जहांगीर ने। इन्होंने सिखों के धार्मिक आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें से गुरु नानक की प्रेरणा पाद, प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। देखिए, ये खुसरो की सहायता किया, उसका पुत्र था जहांगीर का, तो इसलिए 1606 ईस्वी में इसको मरवा दिया गुरु अर्जुन देव को। सिखों के छठे गुरु हुआ अर्जुन, फिर हरगोविंद हुआ। छठे गुरु हरगोविंद, फिर उसके बाद हर्राय आते हैं, फिर हरकिशन, फिर गुरु गोविंद से। ये सिखों के छठे गुरु हुए हरगोविंद। 1606 से 45 ईस्वी तक इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के शासन का निर्माण करवाया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? छठे गुरु हरगोविंद ने। ये 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। नगाड़ा बजाने की दरबार में व्यवस्था किसने की? यही हरगोविंद ने। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हर्राय, हरगोविंद हर्राय 45 से 61। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था।
सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए 61 से 64 ईस्वी तक। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। यह हरकिशन, फिर आया गुरु तेग बहादुर, उसके बाद गुरु गोविंद आया। तो 9वें गुरु का इसको किसने, औरंगजेब ने फिर मरवा दिया था, याद रखिएगा। औरंगजेब ने किसको मरवाया, ये तेग बहादुर को। किसको, तेग बहादुर को, तेग बहादुर गुरु को सिखों का। और जहांगीर ने मरवाया किसको, ये अर्जुन देव को। ये 5वें गुरु थे और तेग बहादुर 9वें गुरु थे, याद रखिएगा। देखिए अगर इसमें कंफ्यूज हो जाएगा तो ऐसे याद रखिए, जिसमें ओ आता है उसमें ओ वाला नाम नहीं आएगा, मतलब अर्जुन देव नहीं आएगा। जिसमें ओ नहीं आता उसमें ओ वाला नाम आएगा, इसलिए याद हो जाएगा। औरंगजेब तो ओ वाला नहीं आएगा, मतलब तेग बहादुर आएगा। यही दोनों तो हत्या, यही दोनों करवाया था। और जहांगीर इसमें ओ नहीं आता तो मतलब वो वाला इसमें आएगा। आ से जो उच्चारण होता है और इसमें आ से उच्चारण होता है, तो इसमें दूसरा आएगा, मतलब तेग बहादुर आएगा। यही दोनों को हत्या करवाया, इसलिए याद रखेगा। ये 9वें गुरु थे तेग बहादुर, और ये अर्जुन देव 5वें गुरुदेव थे। ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 64 से 75 ईस्वी हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1775 से 800 तक हुए थे। 1700 से 75 से 800 तक। इनका जन्म 1646 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। मतलब इसको 5 ककार किसने शुरू किया, ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। सिंह शब्द किसने रखवाया, ये गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पावता था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। देखिए फिर इनके 2 पुत्रों को जोरावर सिंह और फतेह सिंह को ये किसने, मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था, मतलब दीवार में दफना दिया था, याद रखिएगा। किसने, वजीर खान है। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। खालसा पंथ यहाँ भी आ जाता है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरु बानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। गुरु गोविंद सिंह का भी हत्या किया गया। किसने किया इसका, गुल खान। गौ से गौ से गौ। देखिए गुरु गोविंद, गौ से गुल खान, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु को गुल खान ने हत्या करवा दी, हत्या कर दे, पठान ये था एक। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दिया। जो वजीर खां जो उसका हत्या करवाया था, मतलब जो गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे को फतेह सिंह और जोरावर सिंह का जो चुनवाया था दीवार में, उसकी हत्या कर दिया। किसने किया, ये बंदा बहादुर। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में चंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह सादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था।
बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान। रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महाज सिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, देखिए 1845 से 46 में, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1849 ईस्वी में। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई संधि, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में हुआ, और फिर भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुआ। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजों सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर दिया। 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई विलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हो गया। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 ईस्वी घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया। पंजाब का विलय कब किया? ये 1849 ईस्वी में। डलहौजी महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राजा का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कंपनी के अधीन एवं गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 67 ईस्वी। इससे बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले अब कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी में, पुनः फिर 1765 से 67 ईस्वी में बना था गवर्नर बंगाल का। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा इसका धुंधला रहेगा, मैनेज कीजिएगा, ये एक पेज थोड़ा सा होगा। इसने मुगल सम्राट, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समाप्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मुफ्त मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिंताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बड़े लास्ट 1768 से 69, काटीपर और वारेन हेस्टिंग्स हुए 72 से 74 तक। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ये 74 से 85 ईस्वी तक हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। देखिए क्लर्क के रूप में आया था और यहाँ क्या बन गया? प्रथम गवर्नर जनरल बन गया।
और अपना कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स 74 से 85। इसके राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? ये वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी के समय 1792 ईस्वी में जोनाथन लिंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवाद कर विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। किसका? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। किसने? जेम्स हिक्की इसको बोल सकते हैं, द बंगाल गजट पहला। इसी समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। देखिए, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या? 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट बोल सकते हैं। जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा नहीं सुना जाता था। तय दोनों पक्ष कुमार झूठा आरोप लगाकर न्यायालय को फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 80 से 84 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई संधि 82 में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 84 ईस्वी में द्वारा समाप्त हुआ। इसी काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी में 1805 में भी बना था। इसके समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें बंगाल के 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। क्या? भ्रमणकालीन अदालतें, याद रखिएगा। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। इसने यह अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त अभी यह कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 ईस्वी में, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% भाग 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/5 भाग अपने पास रखना होता था। देखिए अस्थायी बंदोबस्त कैसा था, 90% वही ले लेता था, कंपनी को देना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे।
कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। जॉन सोर्स अगस्त 1398 ईस्वी में इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। आइए वेलेजली पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक इसने सहायक संधि की पद्धति शुरुआत की। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, याद रखिएगा। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 में, तंजौर ये अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1801 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में एवं अन्य सहायक संधि करने वाला राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छरी, मुंदी तथा भरतपुर था। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया था। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। इसका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था? ये लॉर्ड वेलेजली ने। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। देखिए यहाँ आ गया, लॉर्ड वेलेजली बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी, इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। आइए लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच संगौली की संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय पिंडारियों का दमन कर दिया गया। किसके समय? हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में बासिर मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। देखिए प्रेस के मार्गदर्शन के लिए ये नियम बनाया था। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट, इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानबुक संधि हुई। यानबुक बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी 1826 में। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 ईस्वी में। देखिए 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, याद रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को कब समाप्त हुआ? 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित किया। याद रखिएगा, धारा 17, कितना धारा 17 द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिंक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। 1835 ईस्वी में बेंटिंक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में पूर्व एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालकों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स माइटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी, इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया है, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है?
चार्ल्स मैटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 में। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था, जिसको सरदार सूरी ने बनवाया था। लॉर्ड एलिनबरो 42 से 44, प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। देखिए दास प्रथा, ये इसके लिए बहुत एक आता है, लॉर्ड एलिनबरो के लिए एक इम्पोर्टेंट है। दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय में हुआ था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। याद रखिएगा, दास प्रथा का अंत यह लॉर्ड एलिनबरो ने ही किया था। लॉर्ड हार्डिंग 44 से 48, इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। किसे? नरबरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। आइए लॉर्ड डलहौजी। चलिए फ्रेंड, लॉर्ड डलहौजी से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, इसलिए यहीं तक रहने देते, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।